This is lecture 4 on linear algebra, and in this lecture our main goal is to discuss the solution set of a linear system. Okay, so our main goal is to uh, find, or you can say compute, the solution set of a linear system. Solution set of a linear सिस्टम. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक कोई लीनियर सिस्टम दे रखा है जिसकी मैट्रिक्स फॉर्म ए एम एन एक्स इक्वल टू बी की है. ओके, अगर मैट्रिक्स फॉर्म ये है तो हमें देखा था कि एक वेक्टर एक्स एक्स वन टू एक्स एन, इसे हम इसका सॉल्यूशन कहते हैं जब इसे सेटिस्फाई करेगा, या अगर करॉस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम देखें तो उसकी सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. सो नेक्स्ट इसका आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय ए सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ ए लीनियर सिस्टम. तो सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है? सॉल्यूशन सेट का मतलब है कि वी कलेक्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर सिस्टम. सो इट इज द कलेक्शन ऑफ it is the collection of all solutions of a linear system. तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर सिस्टम दे रखा है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशंस की. या तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कि उस केस में हमारे पास क्या आती थी, एक इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या रो इक्लॉन फॉर्म में हमें मिलता था. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, यूनिक सॉल्यूशन. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो हम किस केस में देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन में तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा, बट मेन रहेगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखते हैं. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व द एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. तो उस केस में हमारे पास लीनियर सिस्टम था ये. तो यहाँ से हमने क्या बनाया था, पहले तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी थी, दैट इज 2 1 7 -7 8 -3 4 -5 -6 -12 1 1 4 -5 4. अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हमने इसकी क्या बनाई थी, एक रो इक्लॉन फॉर्म पे लेके आए थे. तो हमें इसकी एक ऐसी रो इक्लॉन फॉर्म मिली थी, और इस रो इक्लॉन फॉर्म से हमने क्या देखा था कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ लीडिंग एंट्रीज हैं, नंबर ऑफ लीडिंग एंट्रीज कितनी है, 2, एंड दे आर स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. दैट कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स. तो इस केस में हमने देखा था द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. अब क्वेश्चन है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हम कंप्यूट कैसे करेंगे. तो उसके लिए जैसे हमने लास्ट केस में देखा था कि कुछ वेरिएबल्स क्या करते हैं, फ्रीली कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और कुछ डिपेंड करते हैं. तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का नोशन, और दूसरा रहता है इंडिपेंडेंट या फ्री वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट, और कई बार हम इसे बोलते हैं फ्री वेरिएबल्स. ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन से रहते हैं, जो कि पिवट कॉलम से रिलेटेड रहते हैं. सो वेरिएबल्स corresponding to pivot columns, to pivot columns. या इसी को तुम कैसे लिख सकते हो, इसी को तुम, अगर पिवट कॉलम में तुम्हें कंफ्यूजन है, सो यू कैन राइट द सेम थिंग, वेरिएबल corresponding to या स्लेस कॉलम्स containing leading entries, containing leading entries. तो वो सारे कॉलम्स जिनमें लीडिंग एंट्रीज हैं उनके corresponding वेरिएबल्स को हम बोलेंगे डिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं पहला कॉलम
सेकंड कॉलम, इन्हीं दो कॉलम में लीडिंग एंट्रीज हैं, इसलिए ये वेरिएबल्स क्या होंगे, डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट या फ्री वेरिएबल क्या है, जो बाकी वेरिएबल्स हैं, या तुम कह सकते हो कि वेरिएबल्स corresponding to non-pivot कॉलम्स, या ये वो कॉलम है जिनमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, और कॉलम्स नॉट कंटेनिंग एनी लीडिंग एंट्री, कंटेनिंग एनी लीडिंग एंट्री, कि कोई भी वो कॉलम जिनमें कोई भी लीडिंग एंट्री ना हो, तो उस टाइप के उससे एसोसिएटेड, उनसे हम क्या बोल देंगे, इंडिपेंडेंट या फ्री वेरिएबल। जैसे हम देखते हैं कि कॉलम 3 और कॉलम 4, इनमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स होंगे हियर x3 एंड x4, दे विल बी फ्री वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि हम सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा, ये रो इक्लॉन फॉर्म की जरूरत रहेगी। तो हम रो इक्लॉन फॉर्म की मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास हमें आइडिया है फ्री वेरिएबल्स कौन से हैं। अगर शॉर्ट में लिखे फ्री वेरिएबल्स हमारे पास है x3 और x4। अब फ्री वेरिएबल का मतलब ही है ये वेरिएबल्स फ्रीली कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सपोज इसकी वैल्यू है एक कांस्टेंट c1, इसकी वैल्यू है कांस्टेंट c2, जहाँ पे c1 c2 कोई भी दो रियल नंबर हैं। अब सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि इस केस में क्या है x1 और x2 हैं, इन्हें एक्सप्रेस करते हैं इन फ्री वेरिएबल के टर्म में। और हम वो कैसे करेंगे, वो हम क्या करते हैं, ये सिस्टम के करॉस्पॉन्डिंग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहली रो से इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 माइनस 5x4 इक्वल टू 4। सेकेंड रो के करॉस्पॉन्डिंग x2 प्लस x3 माइनस 3x4 इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, x1 और x2 को हम लिखेंगे x3 और x4 के टर्म पे, जिन्होंने हमने पहले ही मान के चले हैं वो सब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से x2 क्या आएगा इस इक्वेशन से, तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, इट विल बी माइनस x3 प्लस 3x4। तो x3 की वैल्यू क्या थी c1, x4 की वैल्यू क्या थी c2। सो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई माइनस c1 प्लस 3c2। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम x1 कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमें x2 पता है और x3 पता है, x4 पता है। सो x1 विल बी 4 माइनस x2 माइनस 4x3 प्लस 5x4। सो इट विल बी 4 माइनस x2 माइनस c1 प्लस 3c2। x3 क्या है माइनस 4, x3 की वैल्यू है c1 एंड x4 की वैल्यू क्या है c2, 5c2। सो इट विल बी 4 प्लस c1 माइनस 3c2 माइनस 4c1 प्लस 5c2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 4 माइनस 3c1 प्लस 2c2। तो हमें x1 की वैल्यू पता चली है, x2 की है, x3 की वैल्यू हमारे पास है एंड x4 की वैल्यू है। तो अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। ओके, अब सॉल्यूशन सेट क्या रहता है, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, वो सारे वेक्टर x, x1, x2, x3, x4 कहाँ पे, R4 जो हमने डिस्कस किया था क्लास में। R4 क्या है कि सच दैट ये क्या करे, इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे, ये सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म है, सेटिस्फाई करे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने वैल्यूज निकाल ली हैं x1, x2, x3, x4 वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x1 क्या है 4 माइनस 3c1 प्लस 2c2, x2 क्या है माइनस c1 प्लस 3c2, x3 हमारे पास क्या था c1 एंड x4 क्या था c2, कि सच दैट यहाँ पे c1 कॉमा c2 क्या है रियल नंबर्स। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो इस लीनियर सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन होगा वो इस सेट में कंटेन होगा। तुम चेक कर सकते हो, अगर सपोज तुम यहाँ पे c1 जीरो रखो और c2 भी जीरो रखो, तो इस केस में तुम्हें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, आई थिंक 4 0 0 0। अब तुम इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो तुम चेक करोगे हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम क्या था, ये था, इसकी अगर x1 की जगह 4 रखा 8, बाकी सब 0,
x3 की जगह x1 की जगह 4 रखा, -12, बाकी सब 0, यहाँ से 4, बाकी सब 0। तो ये इससे क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम C1 C2 की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो तुम्हें अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तुम C2 0 रखो तो तुम्हें एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके लिए तुम ऐसे हमेशा C1 C2 फाइंड कर सकते हो कि वो इस सॉल्यूशन सेट में लाई करे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हमारे पास लीनियर सिस्टम दिया था तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ली और डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, रो इक्लॉन फॉर्म में लिख दिया। सपोज हमारे पास रो इक्लॉन फॉर्म कुछ इस टाइप की बन गई, 1 3 4 से -5। सेकेंड रो क्या है, 0 1 2 से 0। थर्ड रो क्या है, 0 0 0 0। ये उस सिस्टम की डायरेक्ट क्या है, रो इक्लॉन फॉर्म। यहाँ से हम क्या नोट करते हैं कि लीडिंग एंट्री कितनी है, 2। लीडिंग एंट्रीज कितनी है, इसकी लीडिंग एंट्रीज हैं 2। स्ट्रिक्टली लेस द नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इस केस में क्या है, सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हमारा मेन काम क्या रहेगा, सॉल्यूशन सेट। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कौन से वेरिएबल फ्री वेरिएबल हैं। तो हमने देखा वो कॉलम जिनमें लीडिंग एंट्री है या पिवट एंट्री है वो तो रहेंगे डिपेंडेंट, जैसे x1 और x2 इस केस में। फ्री वेरिएबल क्या है, x3। सॉल्यूशन सेट के लिए क्या रहता है, फ्री वेरिएबल कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। तो हमने कहा क्योंकि एक ही फ्री वेरिएबल है तो हम कांस्टेंट को जस्ट सी लिखते हैं, जहाँ पे सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इस डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस करेंगे फ्री वेरिएबल के टर्म में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, ये सिस्टम के करॉस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो पहली रो से क्या इक्वेशन आएगी, x1 + 3x2 + 4x3 = -5। सेकेंड रो से इक्वेशन आएगी x2 + 2x3 = 0। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि x3 की वैल्यू तो हमें पता है कि हम x3 हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो x2 क्या आएगा, x2 विल बी -2x3 विच इज -2c। अब x2 की वैल्यू हमारे पास मिल गई है। नेक्स्ट है x1, तो हम पहली इक्वेशन से हम x1 लिख सकते हैं। x1 विल बी -5 + 3x2 -5। आई थिंक अगर ऊपर भी कहीं कैलकुलेशन एरर है तो तुम उसे करेक्ट कर लेना। सो आवर मेन गोल इज टू लर्न टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ओके, तो उसकी हमें टेक्निक सीखनी है। तो अगर कोई बाकी मिस्टेक हो सो यू कैन करेक्ट दैट। सो इट विल बी -5 -3, x2 की जगह कितना है, -2c -4c। सो -5 + 6c -4c। सो x1 विल बी -5 + 2c। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हमें अगेन कैसे लिखना है, सॉल्यूशन सेट इट विल बी ऑल दोज वैल्यूज x1 x2 x3 कहाँ से, नाउ दे विल बी फ्रॉम R3, कि सच दैट ये इस इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म को सेटिस्फाई करे, दैट इज Ax = B। अब ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। यहाँ पे जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, लास्ट में मेंशन भी कर सकते हो कि कई बार कि A क्या है और B क्या है, तो मेंशन कर सकते हो। ओके, ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि A ये है और B ये मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1 की जगह जो वैल्यू आई है वो रख देंगे, x2 की जगह -2c एंड x3 की जगह c, कि सच दैट c बिलोंग टू R। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। ओके, सो दिस इज हाउ डू वी राइट द सॉल्यूशन सेट। ओके, वी विल सॉल्व वन मोर एग्जांपल। सपोज कोई एक सिस्टम दिया था, उसकी हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख ली। सपोज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास आई 1 3 4 से 0 एंड यहाँ पे है हमारे पास सेकंड में से 2 3 1 एंड सपोज इस बार हमारे पास लास्ट में भी है 1 और 2। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, लीडिंग एंट्री कितनी है, 3 है। ओके, नंबर ऑफ लीडिंग एंट्रीज हमारे पास कितनी है, 3, जो कि सेम क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स
नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इस केस में क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस केस में जो सॉल्यूशन सेट में रहेगा एक ही सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसके करॉस्पॉन्डिंग सिस्टम लिख लेंगे, x1 3x2 4x3 इक्वल टू 0, 2x2 3x3 3x3 इक्वल टू 1 एंड x3 की वैल्यू 2। तो लास्ट से हम सॉल्व करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन से, x3 की वैल्यू मिल गई 2, तो फिर सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 2x2 equal to 1 minus 3x3 which will be minus 5. So x2 की वैल्यू आ गया minus 5/2 and x1 क्या है, x1 is minus 3x2 minus 4x3. So minus 3, x2 is minus 5/2 minus 4, x3 is 2. Okay, so it will be 15/2 minus 8. सो आई थिंक -1/2। तो अगर कैलकुलेशन एरर हुई है तो तुम उसे करेक्ट कर लेना। ओके, सो इस केस में सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा, सॉल्यूशन सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट दैट इज -1/2 -5/2 एंड 2। ओके, तो हमने इस तरीके से सारे केसेस देख लिए हैं कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तब कैसे सॉल्यूशन सेट लिखना है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कैसे सॉल्यूशन सेट लिखना है।